अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं और मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज का ये स्पेशल प्रोग्राम इसलिए स्पेशल है कि हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रशीद छोटानी, जो कि यहाँ अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में मुकीम हैं और इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के माहिर भी हैं। कई कंपनियों के साथ और हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैं। 20 साल से ज़्यादा तजुर्बा है उनका वबाओं के कंट्रोल में, उसकी सर्वेलेंस में। पाकिस्तान में एनआईएच के साथ भी काम कर चुके हैं और आज वो हमसे कोरोना वायरस से जो बनती हुई सूरत हाल है, इसकी जो हिफाजती तदाबीर हैं, इसकी जो वैक्सीन है और जो इसके साथ मसाइल लाहक हैं, जुड़े हुए हैं, उन पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ सोलंकी साहब और मैं हाज़िर हैं दोबारा। हमारा चैनल जो है ये सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नीचे एक बेल का आइकॉन है, दाएँ तरफ इसको दबाइए और आपको तमाम अपडेट्स जो हैं आपके फ़ोन या आपके कंप्यूटर पे मिलेंगी। आज का ये स्पेशल जो प्रोग्राम है, इसमें हमें जॉइन किया है डॉक्टर राशिद छोटानी ने, जो कि वाशिंगटन डीसी में एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और चीफ साइंटिफिक ऑफिसर भी हैं। मुख्तलिफ इदारों के साथ ये डॉक्टर भी हैं, साइंसदान भी हैं और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के बारे में है और आजकल कोविड-19 के हवाले से ये बहुत यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं इस पूरी चीज़ में। तो हमने सोचा कि एक माहिराना राय जो है, आज वो आप तक पहुँचाई जाए, अमेरिका के हवाले से भी और पाकिस्तान में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के हवाले से भी। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद बात करूँ, मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब की तरफ जाऊँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। शुक्रिया डॉक्टर छोटानी साहब। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो सरकारी एदाद-ओ-शुमार हैं कोविड-19 के, जो कंफर्म केसेस हैं वो कोई 44,000 44,000 के करीब बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो ऑफिशियल डेथ टोल है वो अभी 1,000 से कम है, 930-35 के करीब है। और उस हवाले से पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारा बहस भी चल रहा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला चला गया और काफ़ी लोगों का, जिनमें किसी ज़माने में वज़ीर आज़म का भी ये ख़्याल है कि हम लोगों के अंदर कोई ख़ास बात है, कोई अल्लाह का कोई करम है, कोई हमारी जीन्स में, कोई डीएनए में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हम जो है वो हमारा हाल इतना बुरा नहीं है जितना अमेरिका और यूरोप के कुछ ममालिक का। ख़ास तौर पर ऐसे वक़्त में कि कोरोना की आमद को पाकिस्तान में 3 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। 26 फरवरी को पहला केस सामने आया था। तो आपने ये जो इन्फेक्शियस जो डिजीज़ेज़ हैं, उनको आप अच्छी तरह से समझते हैं। कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि हमारे पास ये पीक अभी नहीं आई, शायद ये जून में कहीं आएगी। तो आपकी जो स्टडी है पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से कोरोना डेवलप हो रहा है, हमें कंप्लेसेंट होना चाहिए, हाले मस्त होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हमें इस उस तबाही की तरफ नहीं जा रहे, या हमारे पास किसी तूफान का ये पेशकीमा है? Assalamualaikum. शुक्रिया रज़ा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके और जो है बहुत ज़रूरी है कि इन पे सही से गौर किया जाए। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो ये कि जब हम एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नंबर्स एक जगह पे ज़्यादा हैं, दूसरी जगह पे कम है, तो उसकी क्या वजह है। तो पहली वजह तो ये होती है कि आपने डेटा इकट्ठा नहीं किया, आपके पास सर्वेलेंस मेथोडोलॉजी नहीं है। अगर आपके पास सर्वेलेंस मेथोडोलॉजी सही नहीं है और अगर आपने डेटा इकट्ठा नहीं किया तो आपका डेटा ही नहीं है आपके पास, तो आपको यही नहीं पता कि कितने लोग बीमार हुए और कितने लोग मर गए। पाकिस्तान के अंदर एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि गुर्बत बहुत है और वहाँ पर लोग जो है वो गरीब लोग जो है अपने घरों में ही जो है वो इंतकाल हो जाता है उनका। लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी थी, अच्छा है रमजान के महीने गुजर गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी कोई तफ्तीश नहीं होती। ये नहीं पता चलता कि आया वो कोविड-19 से मरा या किसी और चीज़ से मरा।
या जान बहक हुआ। तो पहली बात तो ये है कि डेटा है नहीं हमारे पास। जो नंबर्स पाकिस्तान के अंदर दिखाए जा रहे हैं, वो उन नंबर से कई गुना ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे बीमार हैं, उनको बीमारी लग चुकी है, और जो है कई और जो है ज़्यादा उसमें से लोग मर चुके हैं। अच्छा, बीमारी का जो एक ख़ास पहलू है वो ये कि जो है ये बीमारी 80% लोगों के अंदर किसी किस्म की कोई सिम्पटम पैदा नहीं करती। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको बीमारी है कि नहीं है। तो टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको पता चल सके कि कितनी बेसलाइन क्या है, आपकी इंसिडेंस क्या है डिजीज का, या प्रेवलेंस क्या है डिजीज की, कि आपकी कम्युनिटी के अंदर कितनी डिजीज पाई जाती है। उसको जो है अभी तक देखा नहीं जा सका पाकिस्तान के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान के अंदर नंबर कुछ कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। उसकी कई वजूहत दी जाती हैं। जो साइंटिफिक वजह जो इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है, वो ये कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे ममालिक हैं दुनिया के अंदर जहाँ पर BCG वैक्सीन दिया गया था और टीबी के लिए, और वहां पर देखा गया कि जो है कुछ लोगों के अंदर जो है वहां पर नंबर्स केसेस के बहुत कम थे। होता इस तरह है कि जब भी कोई बीमारी आप पे आती है, तो जिस्म जो है अपने अंदर एक रिएक्शन पैदा करता है, उससे एक चीज पैदा होती है जिसे कहते हैं एंटीबॉडीज। जब वो एंटीबॉडीज पैदा होती हैं तो वो इस इन्फेक्शन को टैकल कर सकती हैं और काउंटर कर सकती हैं। तो हो सकता है कि किसी किस्म की एंटीबॉडी कुछ लोगों में हो या पॉपुलेशन में हो BCG की वजह से, जिस वजह से इस इन्फेक्शन को काउंटर किया जा रहा है। लेकिन ये अल्लाह ताला की अगर मर्जी है कि पाकिस्तान के अंदर कम बीमारी हो, तो ये इससे खुशी की कोई बात और हो नहीं सकती। लेकिन ये कि साइंस ये कहती है कि जो है बीमारी फैल रही है वहां पे, और फैल चुकी है बुरी तरह। और जो सबसे अच्छी चीज की गई थी पाकिस्तान में, और मैं पाकिस्तान की NIH के साथ शुरू से राब्ते में हूँ, और उन्होंने जो बहुत जल्दी इकदाम किए थे, वो इकदाम थे लॉकडाउन के। तो लॉकडाउन करने से जो है आपको फायदा जरूर होता है। देखें, जो लॉकडाउन किया गया 3 महीने से, उसमें जो है ये देखें आप कि अगर फर्ज करें कि मुझे बीमारी है और अब मैं सिम्टोमेटिक भी नहीं हूँ, मुझे बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इन्फेक्शियस हूँ, मैं लोगों को ये बीमारी दे सकता हूँ। अगर मैं बाहर घूमता फिरूंगा तो वो ये बीमारी मैं लोगों को देता रहूंगा। एक इंसान एक दिन के अंदर तकरीबन 3 लोगों को ये बीमारी दे सकता है। तो एक दिन मैंने 3 को दी, दूसरे दिन दी, फिर तीसरे दिन दी, उन 3 को दी जिन्होंने और मजीद 9 लोगों को दी, फिर उससे वो बढ़ती चली गई। तो जब आप लॉकडाउन करते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि आपने ये किया कि बीमारी की प्रोपगेशन को रोक दिया। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम था। उस वजह से जो है नंबर्स कम हो सकते, यानी उस वजह से नंबर्स कम हैं अगर हैं तो, इन इक़दामात की वजह से। अब जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है कि और कोई वजह है, तो मेरी नजर में और कोई वजह नहीं है। ये वजह नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है लोगों की। अगर ऐसी बात होती तो फिर जो है वहां पर जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी दूसरे ममालिक से ज्यादा होती। ये तमाम चीजों का पता हमें जब चलेगा जब आखिर के अंदर ये देखा जाएगा कि कितने लोग पाकिस्तान के अंदर जो लोग मर गए हैं। जो डेथ रेट जब निकलता है एंड ऑफ द ईयर, उस वक्त पता चलेगा कि टोटल डेथ रेट क्या था पाकिस्तान के अंदर। अगर डेथ रेट जो था, जो निकलेगा 2020 का, उसको फिर हम कंपेयर करेंगे 2019 से, 2018 से, 2017 से, और ये देखेंगे कि आया वो उतना ही था जितना पहले था, या वो बहुत बढ़ गया। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि वाकई में कितनी जो मोर्टेलिटी है वो कितनी थी पाकिस्तान के अंदर। बहुत रजा, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं प्लीज। एक मुख्तसर सवाल और कर लूं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो फिगर्स हैं ऑफिशियल टेस्टिंग के, वो आज की तारीख में 4 लाख के करीब हैं, जी। जो टोटल हमारी जो आबादी है उसका 0.19% बनते हैं। इट्स नॉट इवन 2%। और जो डेली जो टेस्टिंग है, वो अभी कल भी जो टेस्टिंग हुई है पिछले 24 घंटे में, वो 13,000 भी नहीं हुई है। और अब हमने लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर तकरीबन खोल दिया है, और शहरों के अंदर मास्क पहनना और दूसरी जो सोशल डिस्टेंसिंग जो आप लोग कहते हैं, उस पे प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो उस हवाले से अब क्या समझते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, टेस्टिंग तो बहुत ही जरूरी है। टेस्टिंग के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता।
लेकिन मसला ये है कि टेस्टिंग के लिए आपको टेस्ट किट्स चाहिए, जो पाकिस्तान के पास आ चुकी हैं, चाइना से आई थी पाकिस्तान के पास बहुत टेस्ट किट्स, लेकिन वहां पर जो टेस्टिंग हो रही है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बहुत कम है। मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ परसेंट की टेस्टिंग हो रही है, कुछ सूबे ज्यादा कर रहे हैं, कुछ सूबे कम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल टेस्टिंग जो है बहुत ही कम है। उसके बाद एक और चीज पाकिस्तान में आई थी, एंटीबॉडी टेस्टिंग, उस पर भी मैंने कई लेक्चर दिए पाकिस्तान में। उसमें ये हुआ कि जब कुछ किट्स आई वहां पे, तो वहां पर एक फ्लड आ गया किट्स का। कुछ ऐसी किट्स थी जो कि बिल्कुल गलत और बेकार किट्स थी, जिससे नतीजा बिल्कुल आप निकाल नहीं सकते थे। तो वो देखते हुए NIH ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सारी किट्स को बैन कर दिया। वो सबसे चीपेस्ट वे था टेस्ट करने का, लेकिन कुछ लोगों ने अपना जाती मफाद देखते हुए कुछ ऐसी चीजें की पाकिस्तान में जो होती हैं। पाकिस्तान में दवाइयां भी आपको पता है अच्छी तरह के जो है वो असली दवाई भी होती है और एक नकली दवाई भी होती है। तो इसी तरह की नकली किट्स आ गई वहां पे, तो इससे काफी परेशानी और मसले पैदा हो गए। तो जब तक हम जिस तरह अमेरिका के अंदर जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, मैं इन 3 चीजें कहता हूँ, एक होती है टेस्टिंग, उसके बाद होती है ट्रेसिंग, उसके बाद होती है ट्रैकिंग, और उसके बाद होता है आइसोलेशन। तो टेस्टिंग आपको नहीं अगर की जाएगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कितने लोगों के अंदर बीमारी है। अगर आप फिर ट्रैक नहीं करेंगे उन कम्युनिटीज को कि जहां पर बीमारी ज्यादा मिकदार में पाई जा रही है, तो फिर आप कंट्रोल कुछ नहीं कर सकेंगे। और फिर अगर आप ये नहीं देखेंगे कि अगर फर्ज करें मुझे बीमारी और मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ, 15 मिनट का क्लोज कांटेक्ट था वो, और तो ये कि पॉसिबिलिटी है कि मैंने आपको डिजीज ट्रांसमिट की हो, तो अगर ट्रैकिंग नहीं की गई आपकी, और फिर ये नहीं देखा गया कि अगर आप सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो बीमारी और फैलेगी। आइसोलेशन में फिर उन लोगों को रखना जरूरी है जो सिम्टम्स डेवलप कर लें, या जो एक्सपोजर जिनका वो पॉजिटिव केसेस के साथ। अगर ये तमाम चीजें एक साथ नहीं होती हैं तो बड़े मसले पैदा होंगे। पाकिस्तान के अंदर चूंकि अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, लोग जो है वो जिसे हम यहाँ पे कहते हैं कैबिन फीवर हो गया था, लोग बिल्कुल बाहर निकल आए हैं, बस बाहर निकलना है, शॉपिंग करनी है। ईद का वक्त आ रहा है, रमजान का महीना है, तो उन्होंने शॉपिंग करनी है, जाहिर है। तो अब मसला ये पैदा हो गया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग कर नहीं रहे, ना मास्क वो पहन रहे। मास्क जो पहनना है, जो रेगुलर मास्क जो आप पहनते हैं, वो आप दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए पहनते हैं, इस वजह से पहनते हैं कि अगर आप खांस रहे हैं या आपको छींक आ रही है, तो वो वायरस उस एनवायरमेंट में फैले ना, तो आप दूसरे को बचा रहे होते हैं। और हर इंसान अगर मास्क पहनेगा तो हर इंसान दूसरे इंसान को बचाएगा। मास्क पहनना एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। फिर सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप 6 फुट दूर किसी से रहते हैं, तो फिर आपको चांसेस नहीं कि आप किसी को बीमारी दे सकते हैं या किसी से बीमारी ले सकते हैं। अगर आप हैंड सैनिटाइजर यूज करें सही से, तो आप जो है एक, देखें सीधी सी बात है, ये कोई नया मसला नहीं है। इब्न सीना के टाइम पे जो हमारे बहुत ही बड़े साइंसदान गुजर चुके हैं, राइट, उस वक्त ब्लैक प्लेग आया, उन्होंने जो है ऐलान करवाया कि जो है तमाम मसाजिद को कहा जाए कि वहां पे लोग जमा नहीं होंगे, तमाम दुकानें बंद कर दी जाएं। यही एक तरीका है कि हम जो है इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, एक इंसान से 3 इंसान को लगती है, और अभी भी हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। जो मोर्टेलिटी रेट जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है, आपने बताया कि कुछ हजार के करीब लोग जान बाहर हो चुके हैं, और 44,000 के करीब केसेस हैं, तो इस वक्त भी मोर्टेलिटी रेट 2.7% या 3% चल रहा है वहां पे, तो वो कोई कम नहीं है। 1000 से कम है पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन वही 2.5 मोर्टेलिटी रेट है, यानी 100 में से जो है 2.5 लोग मर जाएंगे अगर बीमारी लगी तो। ये नहीं है कि जो नंबर्स आ रहे हैं और जो डेथ्स हो रही हैं उसमें कोई बहुत बड़ा ये फर्क है दुनिया से। दुनिया के अंदर कई ममालिक के अंदर जो है जो एवरेज जो केस फैटालिटी रेट हमारे पास आता है, जिसे हम क्रूड फैटालिटी रेट कहते हैं, क्योंकि अभी सही डेटा जो है जमा नहीं हो सका, वो तकरीबन 3% आता है, तो वही पाकिस्तान के अंदर लगभग वही आ रहा है। तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है मोर्टेलिटी के अंदर दूसरे ममालिक से। कुछ ममालिक में ज्यादा आ रहा है क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा बुरी तरह फैल गई और उन्होंने ज्यादा देखा कि कौन कौन मर गया है वहां। तो ये डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, और जो है हैंड सैनिटाइजर यूज करना बहुत जरूरी है। देखें इस्लाम के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो हम अपने घर में होते थे तो हमारी वालदा ये कहती थी घर से बाहर से आए हो तो घर हाथ धो, मुंह धो, कपड़े चेंज करो और फिर हमसे आके बात करो। सही। ये सबकी माएं कह चुकी हैं, बिल्कुल। कोई नई बात नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं, आपने 5 वक्त वजू करना है, सफाई आपने करनी है। ये तमाम चीजें अगर आप करते रहें
तो फिर आप अपने आप को साफ रखेंगे। तो इसमें अगर जो मास्क अगर पहन लेते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। आप हर चीज करें लेकिन केयरफुल होकर करें, ताकि आप अगर खुदा खास्ता आपको बीमारी लगी हुई आप किसी और को ना दें। मास्क पहनना इज टू रिस्पेक्ट समबडी एल्स, दूसरे की इज्जत करना है ताकि आप उसको बीमारी ना दे सकें। सही। तो मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब के आगे की तरफ अगर हम बढ़ें, तो अभी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं इसकी वैक्सीन बनने में, क्योंकि देखिए ना हर कोई यही इंतजार कर रहा है, या दुनिया भर में इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड अमेरिका जहां आप और मैं हैं, कि वैक्सीन इसकी कब तैयार होगी, कब लोग इससे हम बच सकेंगे। तो उस पर कुछ बताइए, क्या पेशरफ्त लेटेस्ट क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिस पे हमने बात कर ली, उसके बाद सेकंड और जो है उसके बाद हमने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की बात की। अब तीसरी जो चीज इसके अंदर आती है वैक्सीन पे जाने से पहले, वो है कोई ड्रग आ जाए जो दवा दी जा सके किसी को कि वो सेहतयाब हो। तो रेमडेसिविर एक ड्रग है जो कि एफडीए ने फास्ट ट्रैक किया, उसको अप्रूव किया। वो ड्रग जो है आईवी इंट्रावीनस ड्रग है और सिर्फ जो है इंटेंसिव केयर यूनिट्स में दिया जा सकता है। गिलियड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बना रही है, गिलियड और फिरोसन की काफी अच्छी कोलैबोरेशन है। वो गिलियड हेपेटाइटिस सी का भी एक ड्रग बनाती है, तो फिरोसन वही ड्रग पाकिस्तान में बहुत ही लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करती है। इसी तरह जो है अभी एक एग्रीमेंट हो चुका है गिलियड और फिरोसन का कि वहां फिरोसन जो है वो रेमडेसिविर बनाएगी, लेकिन वो रेमडेसिविर जो है वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो पिल नहीं है या कोई नेजल स्प्रे नहीं है या नेजल पफ नहीं है। वो एक आईवी ड्रग है जो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिव केयर के अंदर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को दिया जा सकता है, जो कि एंड ऑफ लाइफ क्राइसिस में है। ठीक। तो उस ड्रग का भी आना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये कि ये नहीं है कि वो ड्रग बहुत कुछ कर देगा, लोग आम इंसान के लिए कुछ करेगा। उसके अलावा एक और चीज है जिसे हम कहते हैं प्लाज्माफोरेसिस। उसमें ये होता है कि हम ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिन्होंने एक एंटीबॉडी होती है उनके जिस्म में आईजीजी वो डेवलप कर ली है। तो उस इंसान का खून लेते हैं, उस इंसान के खून को उसमें से हम प्लाज्मा निकालते हैं और एंटीबॉडीज उसके साथ आते हैं और वो दिए जाता है उन लोगों को जो कि हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, क्रिटिकल इल होते हैं, इंटेंसिव केयर के अंदर होते हैं, ताकि वो एंटीबॉडी उसके जिस्म में जाए और उसका जिस्म फिर उस बीमारी से फाइट कर सके। उसके बाद आती है चीज जो कि कहलाती है वैक्सीन। वैक्सीन इस वजह से बनाया जाता है कि आप पहले से दे दें किसी को वैक्सीन ताकि बीमारी ही ना लगे उसको। तो इस वक्त जो वैक्सीन एक जो 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 आ रहा है जिस प्रॉमिसिंग वैक्सीन, इस वक्त 8 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। 108 इनिशियल कैंडिडेट्स थे, उसमें तकरीबन 8 या 8 हैं इस वक्त कैंडिडेट्स जो कि बहुत सॉलिड कैंडिडेट्स हैं जिन पे काम हो रहा है। उसमें से एक वैक्सीन है जो कि इस वक्त यूज किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में, और वो काफी शुरू के 30 या 50 लोगों में यूज हुआ है वो सिर्फ, बाय द वे। उसमें देखा गया कि वो काफी उसके अच्छे नतायज आ रहे हैं। उसमें ये देखा गया कि एक एंटीजन बॉडी के अंदर होता है वो बन रहा है। तो उससे ये आप कह सकते हैं कि अभी हम एक जगह पहुंचे हैं जहां से फिर हमें एक और स्टेप पे जाना है जहां पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल के अंदर टेस्टिंग होगी। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं है, क्या ये वैक्सीन दिल पे या गुर्दों पे या लिवर पे या मैदे पे कहीं पर कोई गलत असर तो नहीं करता। सेफ्टी भी देखेंगे। दो चीजें होती हैं, एक तो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो देख रहे हैं कि है, फिर उसके बाद देखना होता है कि ये सेफ है कि नहीं है, फिर ये देखना होता है कि एफिकेशियस है कि नहीं है, कि अगर हमने सबको दे दिया तो कितने लोगों को बीमारी नहीं लगेगी। ये तमाम चीजें करने के लिए एक आउटब्रेक का होना भी जरूरी है, आउटब्रेक सेटिंग का होना भी जरूरी है, क्योंकि आप ये टेस्ट इस तरह नहीं कर सकते कि भाई आप ये सोचें कि अगर मुझे आप पे ये टेस्ट करना है और मैंने वैक्सीन आपको दिया तो फिर मुझे आपको इंटेंशनली जो है वायरस से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अगर बीमारी कम्युनिटी में फैली हुई नहीं है तो कैसे कराऊंगा मैं? सही। क्या सही। आप मुझे इजाजत देंगे कि भाई मैं आके आपको वैक्सीन लेके पफ कर दूं? तो ये बड़ा मुश्किल काम है, नॉट इजी थिंग। यूजुअली वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर ट्रेडिशनल, और मैं पूरी अपना करियर गुजार चुका हूँ यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस पे वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर, जो है जो शुरू से लेकर आखिर तक जो है 10 से 20 साल लगते हैं एक वैक्सीन बनाने में, और कम से कम $1 बिलियन से $2 बिलियन का खर्चा होता है। इस वक्त हम जो है जो जहां पर है वो ये कि अब ह्यूमंस के अंदर टेस्टिंग शुरू हो गई है, तो आधा मरहला तकरीबन हल हो गया है। जो आधा मरहला रह जाता है उसमें भी जो है आपको हमें यहाँ पर ट्रेडिशनली 3 से 5 साल लगते हैं।
पहले हमने कहा कि हम उससे शॉर्ट करके 12 से 18 महीने कर देंगे, कि उन्होंने कहा कि फेज जो है 1 और 2 को कंबाइन कर देते हैं और फिर फेज 3 के अंदर वही लोग लेकर आते हैं जो फेज 2 में थे। तो वी आर टेकिंग सम रिस्क, सीरियस रिस्क। अब ये अगर किया गया तो देखना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा वैक्सीन बना सकते हैं जो कि बिल्कुल सेफ हो, और फिर ये कहना कि जो है हम दिसंबर के एंड तक जो है वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा मिलियंस के अंदर, अवेलेबल हो जाएगा, उसकी वजह ये कि हमने बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे लिया है और फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं। वो ये ले रहे हैं कि वैक्सीन अभी हम प्रूव नहीं कर सके कि वो बहुत एफिकेशियस है या सेफ है, लेकिन हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। तो पहले ये होता था कि आपने फेज 1 किया, फेज 2 किया, फेज 3 किया और उसके बाद आप सेटिस्फाई हो गए कि ये वैक्सीन अब लोगों में दिया जा सकता है, मैस वैक्सीनेशन हो सकती है, तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट करते हैं। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, फिर वो एक किसी बॉटल में आती है जिसे हम कहते हैं फिल फिनिश प्रोडक्ट। तो वो अब हमने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, रिस्क लेके कि अगर खुदा ना खास्ता ये इस्तेमाल नहीं हो सकेगा तो ये सारा फेंकना पड़ जाएगा। तो वो एक बड़ा ह्यूज फाइनेंशियल रिस्क है जो लिया हुआ है इस वक्त। लेकिन ये कि जो है वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग के वैक्सीन आ गया है। इस वक्त ब्रिटेन के अंदर भी एक वैक्सीन है जो कि काफी आगे बढ़ चुका है, एक चाइना के अंदर वैक्सीन है। दुनिया के तमाम ममालिक और साइंसदान इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक कोई वैक्सीन है नहीं जो कि एक आम इंसान को दिया जा सके। तो ये वो वैक्सीन, और वैक्सीन अगर हमारे पास आ भी गया, अगर हम ये सोचेंगे दिसंबर में हम सक्सेस हो गई, ये सारी चीजें जो कि बहुत ही मिराकुलस होगा, अगर सक्सेस हो गई और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए होगा, इंसान किसी आम इंसान के लिए नहीं होगा। उस वक्त तक इतनी कैपेसिटी नहीं होगी। वैक्सीन अगर बना तो वैक्सीन बनने में इस वक्त कुछ नहीं तो अगले साल का आखिर लग जाएगा, और जो है जब तक मैस वैक्सीनेशन हो सके, तो इस वक्त जो है हमें ये बहुत जरूरी है कि हम ये सोचें कि ये बीमारी अब दोबारा जब फॉल में आएगी तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए जो है अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग अ मास्क एंड डूइंग हैंड सैनिटाइजेशन। ये 3 चीजें तो हमारे पास हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को ये करना जरूरी है, हर हुकूमत को ये करना जरूरी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की फंडिंग ज्यादा की जाए, ताकि वहां पर जो है एपिडेमियोलॉजी के सेल्स बहुत स्ट्रांग हो, ताकि वो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन कर सकें, ताकि वो सर्वेलेंस कर सकें, ताकि वो जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकें, ताकि वो तमाम चीजें कर सकें जो जरूरी है। अब जब आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और आप कहते हैं कि भाई तुमको जो है आइसोलेशन में रखना है, तो आइसोलेशन में रखने के लिए फिर हमें ये भी, हुकूमत को ये भी देखना है कि वो क्या उसको प्रोवाइड कर सकती है उस आइसोलेशन के दौरान। उसको बंद तो नहीं कर सकते ना कमरे में, उसके लिए खाने का इंतजाम करना है, पानी का इंतजाम करना है। तो ये तमाम चीजें एक ह्यूज पैकेज है जो कि वन हैज टू बी रेडी फॉर इट इन ऑर्डर टू बिल्ड अ रेजिलिएंट कम्युनिटी। अगर हम तमाम प्रिकॉशंस अभी से लेनी शुरू करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो ये आगे जाके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जो है तकलीफदेह साबित होंगी। बेहतरीन डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। मेरे ख्याल से जो लोग देखेंगे वो भी इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात जो है वो गवर्नमेंट तक भी पहुंचे, पॉलिसी साज जो हल्के हैं वहां भी पहुंचे। ये इन्वेस्टमेंट की जो आपने बात की है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो SOPs हैं जो कि अभी फ्लाउट हो रही हैं, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है, उनके ऊपर दोबारा अमल होगा। अगर सोलंकी साहब आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ लीजिए, वरना हम डॉक्टर साहब, चूंकि आपने नाज़रीन देख रहे होंगे अपने मेडिकल यूनिफॉर्म में हैं और हमने इनको काम से निकाला है, तो डॉक्टर छोटानी बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का, और इंशाल्लाह आपसे हम दोबारा भी एक बार करेंगे राब्ता जब ये मजीद डेवलपमेंट्स इसमें होंगी। वंस अगेन थैंक यू।